student, welcome to Gokul Junior College. I am Rajan Chauhan, your political science lecturer. So today's topic is, we have seen rights in the last class. So today we are discussing the political rights. Come, we'll join the class. Here's the topic. Class, rights. Today we have to discuss rights. So what type of rights we have and how government is supporting us, that we will discuss in this video today. So okay, what are the four rights what we are discussing today? See, this is rights. How many? We classified rights into four types. First is natural rights, second is moral rights, third is legal rights, fourth is human rights. So when we see legal rights, legal rights, when we see legal rights, once again we have three legal rights. How we are classifying it once again? Simply we are saying civil rights, then political rights, then economical rights. See, once again we classified these rights into three: civil, political, economical. Now first, when we saw, we have seen all these three rights, we have to discuss these rights now. In the last class we have discussed natural rights, moral rights and human rights. Now we are discussing the legal rights. In legal rights, today we will discuss about political right. So what is political right? We will discuss. So how many political rights we have? This we have to discuss today. Okay, till here is it clear? ये ग्राफ कभी भी आपके माइंड में याद रहना है. राइट्स कितने कैसा क्लासिफाई करते बोले तो आपको चार में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फोर टाइप्स में हम करके रखे. सो इसमें सिविल लॉ, कॉमन लॉ, लीगल राइट्स के अंदर सिविल लॉ रहता, कॉमन लॉ रहता, क्रिमिनल लॉ रहता और स्टेट्यूटरी लॉ रहता. वो क्या है, आगे आप सेकेंड ईयर में उसके बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे. मगर यहाँ पर आप क्या करना है, लीगल राइट्स. यहाँ पर देखो, लीगल राइट्स इटसेल्फ सेज इट इज गार्डेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन गार्ड कर रहा बोले तो क्या है बच्चों, यहाँ पर गवर्नमेंट इसका प्योरली सपोर्ट करता आपको. सो यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सपोर्टिंग द लीगल राइट्स. सो लीगल राइट्स में क्या है, थ्री राइट्स: सिविल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल. टुडे व्हाट वी आर डिस्कसिंग, वी आर डिस्कसिंग अबाउट पॉलिटिकल राइट्स. हम पॉलिटिकल राइट्स बोलते ही समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स यहाँ पर समझ में आ जा रहा अपने को. सो पॉलिटिकल बोलते हैं हम समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स. सो पॉलिटिक्स में हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, ये आपको समझ में आना. व्हेन वी से फर्स्ट पॉलिटिकल राइट, वी हैव राइट टू वोट. राइट टू वोट. राइट टू वोट. वोट क्या है, अपना रिपब्लिक कंट्री है. रिपब्लिकन कंट्री में क्या होता, टाइम टू टाइम इलेक्शंस होते. सो इलेक्शन करना बोले तो क्या करना है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन रहना है. पब्लिक का पार्टिसिपेशन रहना का मतलब पब्लिक वोट करना है. व्हेन यू सी द ब्रिटिश टाइम में द पुअर पीपल वेर नॉट अलाउड टू वोट, वुमेन वेर नॉट अलाउड टू वोट. मगर 1947 में इंडिया को फ्रीडम आते ही फर्स्ट हम लोग डिसाइड क्या करें कि यहाँ पर हम वोटिंग राइट्स सबको देंगे. हर सिटीजन, एवरी सिटीजन ऑफ दिस इंडिया, एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री शैल बी गिवन द पॉलिटिकल राइट. बट देयर इज वन बैरियर फॉर इट. वहाँ पर एक
बार रखे हम, वो बार क्या है? पॉलिटिकल राइट आपको होना बोले तो यू हैव टू अटेन द एज ऑफ 21 ईयर्स। क्या रूल बनाए थे यहाँ पर? रूल बनाए थे जब आपको वोट करने का राइट्स कब मिलता? जब आप 21 ईयर्स के हो जाते। बाद में इसको रिवाइव करें 80s में। 80s में क्या करें? इसको रिवाइव करें। रिवाइव करेगा मतलब क्या है? राइट टू वोट सिर्फ 21 ईयर्स लोगों को नहीं देना है, बल्कि 18 ईयर्स के लोगों को भी दे सकते हम। सो 18 ईयर्स को यहां पर कम कर दिए। 21 से कितना बन गया? 18 बन गया। सो राइट टू वोट का एज क्या है? 18 ईयर्स। व्हेन यू अटेन द एज ऑफ 18 you are eligible to vote. That means you are called major. आपको क्या बोल रहे हैं? Major. So you are major citizen of this country. So what you can do? You can decide about your life and about the destiny of this country. इसका मतलब क्या है? आप एक बार 18 साल के हो गए, आप मेजर बन जा रहे हैं और यहाँ पर आपके लाइफ के बारे में भी आप डिसाइड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप डेस्टिनी ऑफ द कंट्री के बारे में। डेस्टिनी इज नथिंग बट द फेट। हाउ यू आर डिसाइडिंग द फेट ऑफ द कंट्री? बाय वोटिंग। सो व्हाट वी विल कॉल दिस? राइट टू वोट इज नथिंग बट UAF. What we are saying? UAF, Universal Adult Franchise. UAF is nothing but Universal Adult Franchise. When you are getting this right, this is your right. So democratic country में rights है अपने पास। हम डिस्कस करें तो UAF आपको कब मिल रहा? When you attain the age of 18. If someone asks before 80s what was the UAF means? 21 years. Now after 80s 87 में चेंज हुआ, ये 1987 में, so 18 years बन गया। सो राइट टू वोट का मतलब क्या है? आप किसी भी पार्टी को, आप जो पार्टी को लाइक कर रहे हैं, whoever candidate you like, you can vote for him without any force. कोई भी आप पे दबाव नहीं डाल सकते। नाउ सेकेंड बोल रहे हम, सेकेंड पॉलिटिकल राइट क्या है? राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। ये क्या है? राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस बोले। नाउ ऑफिस का मतलब सम सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी केम टू नो। व्हाट इज दिस पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन? पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट जॉब्स। नीलिस करवाला। सो गवर्नमेंट जॉब्स। सो राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस इज नथिंग बट राइट टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब। नाउ सी व्हाई ही हैज मेड दिस एज a political right. There is one concept which we have seen, FR, फंडामेंटल राइट्स देखे थे हम, कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये कहाँ से कहाँ आर्टिकल्स तक है? 12 to 35, 12 से लेके 35 तक क्या है? अपने फंडामेंटल राइट्स है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट फंडामेंटल राइट्स आर वेरी रिजिड इन नेचर। क्यों रिजिड इन नेचर है? बिकॉज वी हैव टेकन दिस राइट्स फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से लिए हम? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। इफ़ यू सी फर्स्ट टाइम, अब आपके माइंड में आता कि सर ये राइट्स जो है ये कब आए सर अपने कंट्री में? ये एक सिंपल सा डाउट रहता। सो इसको हम अगर हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो ये आया 1685 में। 1685 में इसको बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। ये बिल ऑफ राइट्स कब, कौन इंट्रोड्यूस करे थे? इंग्लिश कौन है? ब्रिटिश। हम ब्रिटिश के अंडर में थे 1685 में। सो बिल ऑफ राइट्स को अगर आप देख रहे हैं, 1685 में बिल ऑफ राइट्स इंग्लिश वाले इंट्रोड्यूस करे थे। दैट इज ब्रिटिश हैज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे? 1672 में कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम बना दिए थे।
इंडिया को रूल करने के लिए। सो बिल ऑफ राइट्स इंट्रोड्यूस करे जब, वो 1685 में इंग्लिश पीपल क्या करे, राइट्स का यहाँ पर इस्तेमाल करें। सो राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस में जब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, इसलिए बहुत रिजिड है, इसको चेंज नहीं कर सकते। वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल है, 12 से लेके 35 तक। सो आर्टिकल 15 क्या बोलता, आर्टिकल 15 इक्वालिटी के बारे में बात करता। इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज एंड बेनिफिट। अपॉर्चुनिटी का मतलब देखो, गवर्नमेंट कोई भी अपॉर्चुनिटी दे रहा, कोई जॉब दे रहा, कोई भी प्रेफरेंस दे रहा, तो वो ये सबको इक्वली देता। यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ कैस्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, कलर, स्टेचर, ऐसा किसी को भी अलग नहीं कर सकते आप। एग्जाम्पल, यू आर क्रिश्चियन, यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब, यू आर मुस्लिम, यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर हिंदू, यू आर नॉट एलिजिबल, ऐसा कोई भी पब्लिक ऑफिस नहीं है। पब्लिक ऑफिस में कोई भी इसके अंदर आ सकते, ये आपका पॉलिटिकल राइट है। इसका मतलब गवर्नमेंट जॉब्स सिंपल वे में आप याद रखिए। और इज इट ओके? सो नेक्स्ट वी विल गो फॉर अनदर राइट। Next I am saying, right to contest in election. Right to contest in election, can I say anyone in this country, any citizen can contest in election? means yes. इसके लिए भी एक एज ग्रुप है, yes. मिनिमम 25, स्टेट में आप करना है तो 25 साल के रहना है, यूनियन गवर्नमेंट जाना है आपको 30 इयर्स रहना है, 35। सो ये एज ग्रुप्स अगर है, अगर 25 इयर्स ओल्ड है आप स्टेट लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप यूनियन लेजिस्लेचर में जाना चाह रहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आपको 35 इयर्स रहना जरूरी है। राइट टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन, कैन एनीवन से यू बिलोंग टू दिस कम्युनिटी, यू कैन नॉट कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन? नो। आप ये कलर के हैं, आप गोरे नहीं हैं, आप काले हैं, आप कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते? नो। आपका पर्सनालिटी अच्छा नहीं है, आप दिखने में सूरत अच्छा नहीं है, आप ब्यूटीफुल नहीं है, आप हैंडसम नहीं है, आप नहीं कर सकते? नो। देयर इज नो सच रूल दैट सेज समवन कैन बी dragged out of this or kicked out of this right. ये right to contest in election every person. now इसमें एक सिंपल थिंग है। अब मैं बोलता हूँ सर ये कंट्री में जो भी है सिटीजन, ये एज ग्रुप्स के, कैन ही कॉन्टेस्ट? बोले तो एक शर्त पे बोलता हूँ, एक लोग नहीं कर सकते। हु आर दे? दे आर एलियंस। क्यों? अपने कंट्री के अंदर दूसरे कंट्री के लोग भी रहते। सो जैसा अमेरिका में गए तो इंडियंस भी रहते ना। सो अदर देन इंडियन सिटीजन्स नो वन कैन कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन। ये पॉलिटिकल राइट किसको दिया जाता? ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स, नॉट फॉर द एलियंस। एलियंस का मतलब क्या है? जो भी अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री से यहाँ पर आके रह रहे हैं, उनको हम एलियन बोलते हैं। वी आर सिटीजन, दे आर एलियन। व्हेन इंडियन विल गो टू दुबई, देयर पीपल आर सिटीजन्स एंड वी बिकम एलियन टू दुबई। सो राइट टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन भी आपको समझ में आ गया ना? राइट टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन क्या है? कोई भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ही मस्ट बी ए इंडियन सिटीजन एंड ही मस्ट हैव दिस एज ग्रुप्स, देन ओनली ही कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। सो यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है तो आप अपने बॉक्स में आप मुझे टेक्स्ट कर सकते, मैं आपको फिर से डाउट्स क्लैरिफाई कर देता हूं। नेक्स्ट है राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन हो गया, राइट टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन हो गया। मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूं, मैं कैसा पार्टिसिपेशन करता हूँ? मैं कोई पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, मैं कोई पार्टी के रैली में पार्टिसिपेट करता हूँ, मैं वो उसका एक पार्टी ऑफिस खोल के रहता हूँ। खोल सकता हूँ या नहीं खोल सकता हूँ? यस, आई हैव राइट टू ओपन ए पार्टी ऑफिस। एग्जाम्पल, आई लाइक एनी पार्टी, एग्जाम्पल XYZ, मुझे कोई पार्टी पसंद है तो मैं वो पार्टी का ऑफिस खोल सकता हूँ मेरे प्रेमिसेस में विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। यू कैन प्रमोट वेलफेयर
इन एनी मीन्स इन दिस कंट्री. डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, यू कैन प्रमोट वेलफेयर इन एनी मीन्स, but ultimate the end must be welfare must be provided to the society. Now I can participate in election means, yes, I can participate in meetings, I can go in election procedures, I can go and help the any political party, ये सब में मैं participate कर सकता हूँ. Now last है, अब मुझे गवर्नमेंट पसंद नहीं, मुझे राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं, राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट बोल रहा हूं. राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट बोले तो मैं गवर्नमेंट को क्या कर रहा हूं, क्रिटिसाइज कर रहा हूं. क्रिटिसाइज मतलब उसको अपोज कर रहा हूं. आई एम अपोजिंग दिस. व्हाई आई एम अपोजिंग, बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. any initiative what they have created which is not suitable or not favorable to me, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे पसंद नहीं हुआ, उससे मुझे लॉस हो रहा, मैं फील कर रहा हूँ, तो मैं उसको क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, मैं अपोज कर सकता हूँ. इसका मतलब आई कैन फाइट अगेंस्ट हिम, आई कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिम. आई हैव दैट राइट. हु इज गिविंग दैट राइट? पॉलिटिकल राइट्स. So Indian Constitution is giving me right to protest against the government, right to criticize the government. It doesn't mean आज के politicians, how the politicians are abusing each other, that is not allowed. Then if you abuse someone, you are going opposite to moral rights, you are going opposite to the ethics. So you are not allowed to abuse someone the bad words here, but you can fairly criticize the government. Example, sir, tell me one example, sir. एक example समझाइए, मैं कैसा criticize कर सकता हूँ. Example, पेट्रोल का प्राइस बढ़ जा रहा डे टू डे. सो अपने स्ट्रीट्स में कहीं क्या है, छोटा सा एफिगी लाके यहाँ पर एक चौरासा में जला के कुछ नारे लगाते हैं. एग्जाम्पल, डाउन डाउन प्राइम मिनिस्टर, डाउन डाउन CM, समथिंग दे शाउट स्लोगन्स. विल द पुलिस अरेस्ट देम? नो. Why? Police is entertaining them to criticize? No. Constitution itself has granted some rights to us. That means if government does something wrong, then we the people are the real owner in this democratic country. We have right to criticize. Why? Once again we have to go to history. Democracy chapter में हम चले जाते हैं. यहाँ पर क्या हो रहा, अपना country क्या है, indirect democracy है. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है. हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में पढ़े. इसमें गवर्नमेंट है, यस है, गवर्नमेंट है. गवर्नमेंट को 3 ऑर्गन्स है, यस है. एक है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है जुडिशियरी. यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑन बिहाफ ऑफ अस, ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, executive are creating or executing the rules. Legislature is a lawmaker, executive is the approval giver. So क्या हो रहा है यहाँ पर, executive on behalf of people, executive काम कर रहे हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं representative democracy. इसको हम बोल रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. यहां पर पब्लिक के बिहाफ में कोई रिप्रेजेंट कर रहा. हु इज दैट डिपार्टमेंट? एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट. दिस इज द सेकेंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट. सो वी आर गिवन राइट टू क्रिटिसाइज. सो पॉलिटिकल राइट में अपने को राइट टू क्रिटिसाइज क्यों दिए बोले तो सिंपल यहीं पर आंसर आ गया. Why we are given right to criticize? Because this is representative democracy, that is indirect democracy. Indirectly we are acting on the government, so we have given right to criticize. Can this be possible in pure democracy? Switzerland में हो सकता क्या? No, because legislature is going according to the initiatives of canton. यहाँ पर कैंटन सिस्टम है, कैंटन्स में रूल इंप्लीमेंट कर रहे हैं. अगर यहाँ पर ये फॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव हो रहा तो ही यहाँ पर लेजिस्लेटिव वो रूल को अप्रूव कर रहे हैं और वो बन रहा एक्ट. यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में इन आवर एब्सेंस समवन एल्स ऑन बिहाफ ऑफ अस दे आर वर्किंग, सो वी हैव दैट राइट टू क्रिटिसाइज इफ दे क्रिएट सम रॉन्ग रूल्स. यहाँ पर देखो, लेजिस्लेचर इज डिपेंडेंट ऑन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इज डिपेंडेंट ऑन लेजिस्लेचर. इसका मतलब ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है. दैट इज द रीजन वी केप्ट द थर्ड ऑर्गन एज इंडिपेंडेंट ऑर्गन. इसलिए यहाँ पर क्या है, हम डेमोक्रेसी चैप्टर में देखे रिकॉल, जुडिशियल रिव्यू, ये सब यहाँ पर हम
पढ़े थे। अगर ये दोनों कोई भी रूल विच इज़ नॉट फेवरेबल टू द पीपल, विच इज़ ऑपोजिट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी तैयार करे, तो यहाँ पर क्या होता, ये रिपील हो जाता, इसको कैंसल कर देते बाय डिक्लेयरिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। बाय दिस द क्लास इज ओवर. This is about the political rights and we will meet in the next video.